नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कालाबाजारी रोकने के लिए दवाओं की कालाबाजारी करने पर उम्र कैद का प्रावधान किया गया। उत्तराखंड के मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में कालाबाजारी हत्या के बराबर है और बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए सरकार सख्त हो गई है। तो उत्तराखंड में जो भी कालाबाजारी वाले चोर हैं उन्हें सबक लेनी होगी, क्योंकि अब कालाबाजारी करते हुए अगर पकड़े गए तो फिर सामान्य सजा नहीं मिलेगी, उम्र कैद की सजा मिलेगी। और उत्तराखंड सरकार ने साफ कर दिया है कि इस वक्त जो कालाबाजारी करेगा वो कालाबाजारी नहीं बल्कि हत्या के बराबर है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ये जो फैसला लिया गया है क्या ये फौरन लागू माना जाए? अब देखिए, ये फैसला वैसे तो प्रावधान में पहले से ही है, लेकिन अब लगातार कोविड के मामले और उसके चलते जिस तरह से दवाइयों की कालाबाजारी उत्तराखंड में हो रही है और लगातार जो ऐसे गिरोह हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं, चाहे दवाइयों की बात हो चाहे तमाम अन्य जितनी भी स्वास्थ्य संबंधित चीजें हैं, उनको लेकर अब राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि जो भी दवाइयों की कालाबाजारी में जिन लोगों के ऊपर दोष सिद्ध होंगे उनको आजीवन कारावास की सजा होगी। और ऐसे में ये भी राज्य सरकार ने माना है और माननीय हाईकोर्ट की ओर से भी ये माना गया है कि दवाइयों की कालाबाजारी करना हत्या के बराबर है, तो इसको आजीवन कारावास की सजा दी जाए। जिस तरह से कोविड के उत्तराखंड में मामले बढ़ रहे हैं, मौतें हो रहे हैं, तो उसके साथ साथ कालाबाजारी के भी गिरोह ऐसे हैं जो सक्रिय हो गए हैं। जो 2000 की दवाई है उसको 10,000 में बेचा जा रहा है। तो तमाम ऐसे शिकायतें राज्य सरकार को मिल रही थी, जिसके चलते सचेत होकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसकी जानकारी खुद मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से दी गई है कि जो भी कालाबाजारी करते हुए पकड़े जाएगा, जिन पर पुलिस के माध्यम से दोष साबित हो जाएंगे, उनको अब आजीवन कारावास की सजा दी जाएगी। अवधेश, शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। तो उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और कालाबाजारी करने वालों के लिए उम्र कैद की सजा का प्रावधान हुआ है। उत्तराखंड को केंद्र से 80 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है। जमशेदपुर टाटानगर से रात करीब 9:30 बजे ऑक्सीजन एक्सप्रेस हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंची। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने हर्रावाला रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल का आभार व्यक्त किया। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड की परिस्थितियों को देखते हुए राज्य को केंद्र सरकार की तरफ से भरपूर ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में भेजी जाएगी। प्रदेश में पहले भी ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड बढ़ रहे हैं वैसे ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे प्रदेश की जनता को लाभ मिलेगा और ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी रहेगी। देखिए, ये उत्तराखंड के लिए एक सौभाग्य है कि ऑक्सीजन अब पूर्ण मात्रा में हम लोग को सप्लाई होगी और ये आज 80 मीट्रिक टन यहाँ पे पहुँचा है और ये दोनों मंडलों में हम लोग इसको भेजेंगे। गढ़वाल मंडल के अंदर भी, तो टेरी में भी एक जो अपना वहाँ स्टोरेज है वहाँ जाएगा, वहाँ से ऊपर चमोली उत्तरकाशी, साथ में कुमाऊं मंडल में भी जाएगा। लिंडे अपना यहाँ पे जो सैदपुर में है वो प्लांट, तो उसमें ये स्टोरेज होगा, जाएगा। लिंडे वाले स्वयं यहाँ पे आए हैं और मैं कह सकता हूँ कि अब किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन की कमी यहाँ नहीं होगी। ये जो 80 MT हमारे को आज मिला है, इसमें से काफ़ी हद तक जो देहरादून के हॉस्पिटल्स हैं, जैसे बड़े हॉस्पिटल्स में एम्स है, दून है, सिनर्जी, मैक्स, हिमालयन और महंत इंद्रेश हॉस्पिटल, इनको सभी को ये ऑक्सीजन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा फिर हम 10 MT ऑक्सीजन जो है टिहरी में मलेथा में प्लांट स्टोरेज है वहाँ देंगे, जिससे कि पहाड़ में जो ऑक्सीजन की डिमांड है वो वहीं मलेथा से हो जाए, उन्हें देहरादून तक नहीं आना पड़े। और इसके अलावा 13 MT जो एक टैंकर जो है वो कुमाऊं मंडल को भी भेजा जाएगा। वहाँ पर जो सुशीला तिवारी हॉस्पिटल या ऊपर पिथौरागढ़ की जो डिमांड है उसको यहाँ से पूरा किया जाएगा। कोरोना काल में कांग्रेस नेता भी लगातार मदद में जुटे हैं। खटीमा में कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने खटीमा के गांव में सैनिटाइजेशन के लिए मदद की है, जिसके लिए उन्होंने 4000 लीटर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड ग्रामीण इलाकों में भेजा है। खटीमा कांग्रेस ने अपने संसाधनों से 4000
लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड मंगाया है, जिससे लगभग 1.25 लाख लीटर सोडियम हाइपोक्लोराइड तैयार होगा, जो खटीमा ब्लॉक और नगर पालिका के सभी शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा सैनिटाइज किया जाएगा। सारे गांवों को सैनिटाइज किया जाएगा, जिससे कि कोरोना महामारी से लड़ने में लोगों को सहयोग मिल सके और जो ये संक्रमण तेजी से फैल रहा है उसको कुछ रोक ले सके। उत्तराखंड में मंगलवार को 24 घंटे के अंदर 118 मरीजों की मौत हुई और 7,120 नए संक्रमित मरीज सामने आए। वहीं प्रदेश में मृतकों की संख्या 4,000 के पार हो गई है। आज 4,933 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 2,56,934 संक्रमित मरीज सामने आ चुके हैं, जिसमें से 1,71,454 मरीज स्वस्थ हुए हैं। साथ ही एक्टिव केस की संख्या 76,500 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को 29,650 सैंपल की जांच हुई। साथ ही 2,08,08 सैंपल की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि देहरादून जिले में सबसे अधिक 2,201 कोरोना संक्रमित मरीज मिले। कोविड-19 का संक्रमण अब तेजी से गांव की तरफ बढ़ रहा है और कई गांव में कोरोना संक्रमण की विस्फोटक स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन टिहरी में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही जिला मुख्यालय से सटे बुडोगी गांव के ग्रामीणों पर भारी पड़ रही है। यहां करीब 10 से 15 दिन से लोग बुखार से पीड़ित हैं, लेकिन अभी तक मेडिकल या प्रशासन की टीम इनके सुध लेने नहीं पहुंची। न यहाँ कोविड टेस्ट हो रहे हैं और न ही मेडिकल मदद पहुंचाई जा रही है। ग्रामीणों की माने तो अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे हैं। मेरे पास ये एक ही जगह से नहीं, जिस भी ब्लॉक से मेरे पास या गांव से इस तरह के लोगों की जो मेरे पास पहुंच रही है इंफॉर्मेशन, तो मेरे द्वारा तुरंत जो है MOIC को वहां के ये सूचनाएं दी जाती है और वहां पर सैम्पलिंग टीम हमारी जाती है और जो सिम्टोमेटिक है उन्हें किट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट की जाती है और जहाँ जहाँ भी जो प्रॉब्लम है वहाँ पर हम लोग जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं और उनका सैंपलिंग लेके और ताकि उन्हें तत्काल जो है हम उपचार प्रदान। और बड़ी खबर उत्तरकाशी से है, जहां बीते 24 घंटे में कोरोना से 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 347 से ज्यादा नए मामले सामने आए। इसके अलावा किशनपुर गांव में 56 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके चलते प्रशासन ने गांव को सील कर दिया है। उत्तरकाशी में बढ़ते कोरोना केस के बीच कोरोना का टीका लगाने का काम भी जोरों पर है, जिसके चलते टीका लगाने वाले सेंटर्स पर भारी भीड़ देखने को मिली। हालांकि लोग टीके के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं कर रहे। देखिए 18 से 45 साल के जो व्यक्तियों का वैक्सीनेशन का कार्य आज प्रारंभ हो गया है और हमको जो जिस संख्या में वैक्सीन प्राप्त होंगे हम उसी संख्या में अपने सेंटर्स बढ़ाते जाएंगे। अभी हम जो सेंटर्स चला रहे हैं वो 1 और 2 हम यहाँ पर उत्तरकाशी में बड़े सेंटर चला रहे हैं और एक उधर यमुना घाटी में चला रहे हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो ये है कि हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और फिर जैसे स्लॉट ओपन होता है स्लॉट बुकिंग करनी है। इसमें हम ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जैसे वैक्सीन बढ़ती है और हमें और संख्या वैक्सीनेट करने की मिलेगी, तो हम किस तरह से अगर कोई हमको ऑफलाइन का मोड का ऑप्शन मिल जाए या फिर हमको रजिस्ट्रेशन हम ऑन साइट रजिस्ट्रेशन भी कराने का ऑप्शन देते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्लॉट बुक करे बिना रजिस्ट्रेशन करे बिना अगर आता है। कोरोना संकट की वजह से उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक लगातार परीक्षाएं टलने का सिलसिला जारी है और अब कोरोना संकट को देखते हुए यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी स्थगित हो गई हैं। यूपी PSC 2021 की प्रारंभिक परीक्षाएं कोरोना संकट को देखते हुए टाल दी गई। इस बार करीब 7 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए आवेदन किया था और 13 जून को प्रदेश के कई जिलों में इस परीक्षा का आयोजन किया जाना था, लेकिन कोरोना संकट की वजह से अब ये परीक्षाएं नहीं होंगी। PCS प्री की परीक्षा के साथ ही 20 जून को होने वाली सहायक वन संरक्षक और वन अधिकारी की परीक्षा भी स्थगित की गई। परीक्षाओं की नई तारीख हालात सामान्य होने के बाद घोषित की जाएगी। आयोग के परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। तो यूपी PSC की परीक्षा को स्थगित किया गया है। कोरोना के चलते प्रारंभिक परीक्षा टाली गई है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है उन्नाव से। CHC PHC प्रभारियों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। 11 CHC 5 PHC प्रभारियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया गया है और उन्होंने कहा कि डॉक्टर पर बेवजह ये दबाव बनाते हैं। 2 प्रभारियों को गलत ढंग से हटाया गया और ये इस वक्त की बड़ी खबर कि स्वास्थ्य विभाग के अफसरों पर आरोप लगाते हुए उन्नाव में 11 CHC और 5 PHC प्रभारियों ने इस्तीफा दे दिया है। आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, ये पूरा मामला क्या है और डैमेज कंट्रोल कोई कर रहा है या नहीं? ये आपको बता दें, ये आज जो है 16 जो CHC और PHC है, जिनमें 11
PSC हैं और 5 PSC हैं, इनके सभी प्रभारी जो आके यहाँ पे सीएमओ ऑफिस आते हैं और ऑफिस आने के बाद सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा जो है सीएमओ को वो सौंपते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन क्यों ऐसा किया, क्यों इन लोगों ने, क्या आरोप है इनके? जी, इन लोग का आरोप है कि लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, ये लोग काम कर रहे हैं, उसके बाद भी नाजायज इन लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार 24 घंटे ये लोग ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद भी जो है इनसे अभद्र तरीके से वार्ता की जाती है फोन पे। इसको लेके इन्होंने तो आशीष, इस मामले पर डीएम या सीएमओ ने कोई बयान दिया है? कोई कुछ बोल रहा है? जी अभी ना डीएम की तरफ से ना सीएमओ की तरफ से कोई बयान नहीं आया, क्योंकि कोविड काल में ये सभी जो है सेंटर पे चेक करने गए हुए हैं। जैसे ही वो आते हैं फिर उनका अधिकारी बयान लेके आपके साथ। जी शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। और एक और बड़ी खबर है, लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना से संक्रमित सपा सांसद आजम खां की तबीयत में अब सुधार हो रहा है। मेदांता लखनऊ में भर्ती आजम खां लगातार डॉक्टर्स की टीम की निगरानी में है और अब उनकी तबीयत में तेजी से सुधार आ रहा है। आज डॉक्टर्स की तरफ से जानकारी दी गई कि आजम खान ने भोजन किया, उनका ऑक्सीजन लेवल भी सुधर रहा है। मेदांता अस्पताल लखनऊ के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने इस बात की जानकारी दी। आजम खान को कोविड निमोनिया की वजह से हाई ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया है। आजम खान साहब को सीतापुर जेल से 2 दिन पहले हमारे वहाँ ट्रांसफ़र किया गया है, तो वो और उनके पुत्र दोनों हमारे वहाँ आए थे। शुरू में हमने उनको कोविड वार्ड में रखा था, परंतु आजम खान साहब का थोड़ा ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई थी, करीब 8 से 10 लीटर पे वो आ गए थे, तो इसलिए हमने उनको आईसीयू में रख के और गहन ऑब्जर्वेशन में रखा है। इस समय वैसे वो स्टेबल हैं, लेकिन कोरोना जैसा कि आप जानते हैं एवरी आवर चीज़ें बदलती रहती हैं, तो अभी गहन हमारी सीसीएम की टीम की निगरानी में है और होपफुली अभी स्टेबल हैं और ठीक होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कोरोना के नए खतरनाक स्ट्रेन होने के बारे में संभावना जताई जा रही, तो वहीं दूसरी ओर एएमयू से 3 किलोमीटर दूरी पर अलीगढ़ के महावीरगंज बाजार के हालात सोचने पर मजबूर करते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें उस दौर में हैं जब 22 दिनों में 19 प्रोफेसर्स की मौत अलीगढ़ विश्वविद्यालय में हो चुकी है कोरोना की वजह से। लेकिन बाजारों की हालत यह है कि पैर रखने की जगह नहीं है, कोविड प्रोटोकॉल का कोई पालन नहीं हो रहा है, न तो जनता को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिख रहा है और न ही प्रशासन को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास दिख रहा है। बात बाराबंकी की करते हैं, जहां पर कोरोना का कोई खौफ ही नहीं दिख रहा है। यहां व्यापार मंडल की ओर से जारी फरमान के बाद रेडीमेड कपड़ा, जूता, चप्पल जैसी दुकानें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुली हैं और 4 घंटे बाजार खुलने से दुकानों पर खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है और इस भीड़ में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो बाराबंकी की तस्वीर आप देखिए, किस तरीके से बाजारों में भीड़ भाड़ है और यही हालत फिरोजाबाद में भी है, जहां पर ईद की खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सबसे हैरानी की बात यह है कि इस भीड़ में कोई भी कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर अगर अब कोरोना यहां बढ़ गया तो फिर क्या होगा, कैसे इस हालात को संभाला जाएगा? नहीं, ये सरासर गलत है। ये जो वबा है, ये जो महामारी है, खाली मेरे शहर में नहीं है, आपके शहर में नहीं है, ये पूरे सूबे, पूरी रियासत, पूरे मुल्क और पूरी दुनिया में ये जो है वबा फैली हुई है। लोगों को सोचना चाहिए और समझना चाहिए कि इस वबा से लड़ने के लिए हमारी हुकूमतें, रियासती हुकूमत, मरकज़ी हुकूमत और तमाम डॉक्टर्स, फ्रंट लाइन वर्कर्स और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है। लिहाजा हम आवाम को ये चाहिए कि हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम का साथ दें और इस वबा से लड़ने के लिए उनके साथ खड़े हों, कंधे से कंधा मिला के। और अब बात मेरठ की, जहां पर एनसीआर मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर 40,000 की ठगी हो गई। दरअसल गाजियाबाद के रहने वाले सतपाल सिंह अपने कोरोना संक्रमित बेटे के इलाज के लिए वेंटिलेटर ढूंढ रहे थे, तभी बातचीत के बाद उन्हें मेरठ के हरेंद्र का नंबर मिला। हरेंद्र ने फोन पर सतपाल सिंह को भरोसा दिलाया कि 40,000 रुपए के एवज में वो एनसीआर मेडिकल कॉलेज में वेंटिलेटर बेड उपलब्ध करा देगा। मजबूर पिता ने बेटे के इलाज के लिए हरेंद्र और राजेश को पैसे दिए, लेकिन पैसे लेकर दोनों फरार हो गए और मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया। गंभीर रूप से बीमार बेटे ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। पिता ने आरोपियों के खिलाफ मेरठ के थाना खरखौदा में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस दौर में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जान के साथ सौदा कर रहे हैं, जान को ठग रहे हैं। खरखौदा क्षेत्र में मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में, जहां एक कोविड को मरीज को भर्ती कराने के नाम पर 2 व्यक्तियों द्वारा 40,000 रुपये अवैध रूप से वसूल लिए गए हैं। इस संदर्भ में थाना खरखौदा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरेंद्र व राजेश की गिरफ्तारी की गई है तथा उनके पास से 40,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। इस मामले में दोनों अभियुक्त जोड़ों को जेल भेजा जा रहा तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है।
और अब बात फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद के स्वास्थ्य केंद्रों पर कोरोना की फर्जी एंटीजन रिपोर्ट मात्र 200 रुपए में बन रही है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। नवाबगंज स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात बीसीपीएम कर्मी फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनवाने के लिए 200 रुपए की मांग कर रहा है। फिलहाल वायरल वीडियो के बारे में जिलाधिकारी ने संबंधित स्वास्थ्य कर्मी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उसकी सेवा समाप्त की कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए। सरकार की तरफ से जो भी जांचें की जा रही है उसमें कोई पता नहीं है, कोई ट्रीटमेंट जो हो रहा है उसमें कोई पता नहीं है। नवाबगंज रेमडेसिविर इंजेक्शन जहाँ भी दिए जा रहे हैं वो भी मुफ्त दिया है। सरकार कोई भी पैसा किसी तरह का नहीं दे रही। नवाबगंज में सर एक वीडियो आया है जो 200 रुपये लेकर एंटीजन जांच कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। ये मैं दिखवाता हूँ, ऐसी बात है। और इस वक्त बड़ी खबर नोएडा से है। कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। आसपास की इमारतों को खाली करवा दिया गया है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंच गई है। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र की घटना है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है और कपड़ा तेजी से जलता है, ऐसे में आग भी बहुत तेजी से फैली है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते फैक्ट्री में आग लगी। आसपास की इमारतों को खाली करवा लिया गया है और मौके पर फायर ब्रिगेड की टीमें पहुंच गई हैं। नोएडा के फेज 2 थाना क्षेत्र की ये घटना है। तो नोएडा के फेज 2 में ये फैक्ट्री स्थित है जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। बात करते हैं चंदौली की, जहां पर कोरोना महामारी को देखते हुए रेलवे की तरफ से यात्रियों की सुरक्षा के लिए गाइडलाइन का पालन कराने के लिए आरपीएफ डीडीओ पोस्ट ने स्टेशन परिसर पर यात्री जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान आरपीएफ कर्मियों ने मॉक ड्रिल के जरिए यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और पालन न करने पर जुर्माने के प्रावधान को नाटकीय तरीके से समझाया। इसके बाद यात्रियों ने भी माना कि सुरक्षित रहने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। ये आज हम लोगों ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पे रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट डीडीओ के द्वारा एक जागरूकता अभियान चलाया गया कोरोना को लेकर, जिसमें लोगों से ये अपील किया गया कि वो एक निश्चित दूरी का पालन करें और हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें। और अब बात फतेहपुर की, जहां पर बसंतखेड़ा गांव में प्रधानी चुनाव में हार मिलने के बाद पूर्व ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों ने जीत हासिल करने वाले नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान के घर पर धावा बोल दिया। मारपीट की गई, जमकर पीटा गया और अब ये वीडियो जब सामने आया है तो पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यानी कि इतने दिन बीत गए, लगभग 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी चुनावी रंजिश जो है वो लगातार बरकरार है। परिणाम आए हुए 10 दिन बीत चुके हैं, लेकिन चुनावी रंजिश थमने का नाम नहीं ले रही है। बवाल मचा हुआ। तेज बहादुर सिंह व विनय कुमार सिंह पुत्र राजेंद्र कुमार सिंह के समर्थकों के बीच चुनावी स्टंटबाजी को लेकर आपस में मारपीट, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा की घटना हुई है, जिसके संबंध दोनों पक्षों की तारीख थाने पर मिली है। अभी पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना संक्रमण के बीच लगातार 2 गज की दूरी को कोरोना के खिलाफ सबसे कारगर हथियार बताया जा रहा है, लेकिन जब जनप्रतिनिधि नियमों का उल्लंघन करने लगे तो फिर भला आम जनता में क्या सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर संदेश जाएगा। ऐसा ही कुछ फिरोजाबाद में हुआ जब लेबर कॉलोनी रेलवे क्रॉसिंग पुल का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक मनीष असीजा खुद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भूल गए और लॉकडाउन में काफी भीड़ के साथ पुल का उद्घाटन करके लोगों के साथ पैदल मार्च करने लगे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ गईं। यह हालत तब है जब फिरोजाबाद में रोज करीब 100 से ऊपर कोरोना मरीज मिल रहे हैं। तो देखिए, जनप्रतिनिधि जो हैं जिन्हें जिम्मेदारी निभानी चाहिए वो जिम्मेदारियों को निभाने में भारी चूक कर रहे हैं और ऐसे में सवाल उठता है कि अगर जनप्रतिनिधि ही लापरवाही करेंगे। देखिए, पुल का उद्घाटन हुआ, विधायक जी मार्च लेकर चल पड़े, पीछे पीछे जनता, आगे विधायक जी, ठीक है तोहफा दिया, लेकिन अगर इस तरीके की लापरवाही होगी तो तोहफे के साथ कोरोना कितनों को दिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। क्या करूं बता। तो रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन हुआ, राहत मिलेगी जनता को, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये कोरोना का दौर है। अगर इस तरीके से नियमों की धज्जियां उड़ेंगी तो फिर खतरा बढ़ेगा। तो
लॉकडाउन में पुल का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन करने के बाद विधायक जी जनता को लेकर चल पड़े आगे। रोड मार्च निकाला जाने लगा। तो ये स्थिति है। और बरेली की बात करें, यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर से भरी गाड़ी पेड़ से टकरा गई, जिसके बाद ऑक्सीजन सिलेंडर सड़क पर बिखर गए। बारादरी थाना क्षेत्र के सुरेश शर्मा नगर की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, भीषण एक्सीडेंट है। जो गाड़ी थी ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जा रही थी, वो पेड़ से टकरा गई और सारे सिलेंडर सड़क पर ही बिखर गए। हालांकि बाद में पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और हालात को संभालने की कोशिश की गई, लेकिन ऑक्सीजन इस दौर में वो चीज़ है जो अनमोल हो चुकी है और उसी को ले जा रही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ग्रेटर नोएडा में पुलिस पर पथराव हो गया। पुलिस वालों को लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सरकारी गाड़ी भी तोड़ी गई। बताया जा रहा है कि कुछ युवक कर्फ्यू के दौरान बाहर घूम रहे थे और जब इन युवकों को रोककर पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो आग बबूला हो गए। जब स्थानीय लोगों को सूचना मिली कि पुलिस वाले इन्हें पकड़ रहे हैं तो स्थानीय लोगों ने पुलिस वालों की गाड़ी पर पथराव करना शुरू कर दिया। तो पुलिस की गाड़ी पर पथराव हुआ, तोड़फोड़ की गई। हालांकि जानकारी यह भी मिल रही कि पुलिस की तरफ से बदसलूकी की शुरुआत हुई थी और उसके बाद यह मामला पुलिस के लिए उल्टा पड़ गया। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।